तो जो आज हमारा डिस्कस करना है हमें क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई चार्ज सिस्टम होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कैसे करेंगे। तो इससे पहले भी हमने जिस टाइम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था तो हमने बोला कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो है जब किसी यूनिट कूलम्ब चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर, किसी डिजायर पॉइंट पर लाने पर वहां किसी सोर्स चार्ज के अगेंस्ट उसको लेकर के आ रहे हैं। तो इंफिनिटी से जिस पॉइंट तक लेकर गए, जो वर्क डन करना पड़ रहा था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए, वही क्या था उसका, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो वर्क डन होता है, आपने पहले स्मॉल क्लासेस में भी देखा होगा 9-10 के अंदर, जो वर्क डन होता है वही किसके अंदर स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे हम यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर चार्ज को, या जब सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करें, चार्ज सिस्टम की, तो बहुत सारे चार्ज को किसी एक अपनी उनकी रेस्पेक्टिव लोकेशंस तक लाने में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इनफाइनाइट से किसी रेस्पेक्टिव लोकेशंस तक लाने में, जो भी वो टोटल वर्क डन करना पड़ा वो उस पूरे चार्ज सिस्टम का क्या कहलाएगा, या किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि चार्ज को ला रहे हैं तो इसलिए उसको वर्डिंग क्या दे दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, तो इन सभी चार्ज को अलग अलग, ये सब इनफाइनाइट में मान लेते हैं, पहले इनफाइनाइट में बहुत सारे चार्जेस हैं और इनको पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पर लेकर के आ रहे हैं। तो एक चार्ज को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, दूसरे चार्ज को यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, तीसरे चार्ज को यहाँ ला रहे हैं, एक को यहाँ ला रहे हैं, एक को यहाँ पे ला रहे हैं, एक को यहाँ पे ला रहे हैं। तो ये इस तरह से जितने चार्ज को लेकर के आएंगे तो उन सबके अगेंस्ट यहाँ पर क्या होगा, चार्जेस पहले से प्रोड्यूस होते हुए जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज आ गया Q1, अब Q1 आ चुका है तो बाकी के चार्जेस जब आएंगे तो इसके कारण इस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा जिसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है। तो हर एक के अंदर वर्क डन मान ले W1, W2, W3 ऐसे सो ऑन Wn। तो ये टोटल वर्क डन पूरे चार्ज सिस्टम के कारण जो नेट वर्क डन निकलेगा, दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली UE। U किसके लिए सिंबल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो UE मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का। तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, ऑल द चार्जेस, और द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू, क्या बोलेंगे उसको, ब्रिंग बोल दो या फिर एक्यूमुलेट बोल दो, है ना, या फिर असेंबल बोल दो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल ऑल द चार्जेस at their respective position, then total amount of work done to assemble all these charges will be stored in the form of their electric potential energy. Hence it will be given by the individual sum of individual work done to move from infinity to their respective position। ठीक है, करते हैं इसको। अब कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टू चार्ज सिस्टम की, टू चार्ज सिस्टम की, फिर 3 चार्ज सिस्टम की करेंगे। तो 1 बाय 1 करके फिर इन जनरल 2, 3, 4 की देख लेंगे, फिर उसके बाद हम n चार्ज सिस्टम के लिए बात करेंगे। तो पहले मैं 2 का करवा देता हूँ, फिर थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा दूंगा। अभी कुछ नहीं लिखना है, पहले इसकी डेफिनेशन आएगी जो भी मैंने बोली, उसके बाद हम केस 1 डाल रहे हैं। डेफिनेशन के बाद केस 1 डाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक potential energy for two charge system। ठीक है, we are going to find the electric potential energy for two charge system। Now let's suppose at infinite two charges are there, Q1 and Q2। Now let's suppose अभी कोई सोर्स चार्ज अलग से पहले से नहीं है, तभी तो हम ये फाइंड कर रहे हैं।
तो अभी ये नहीं बोला हुआ है कि पहले से कोई सोर्स चार्ज यहाँ पे जो हम शुरू में मान लेते हैं किसी के अगेंस्ट। तो अभी तो दो चार्ज लिए और दोनों चार्ज कहाँ पे एज्यूम किए गए, इनफाइनाइट पे। इसके अलावा पूरे सराउंडिंग में और कोई चार्ज नहीं है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे इस, और ये Q1 Q2 इनफाइनाइट पे है तो सेपरेटली, इनफाइनाइट का मतलब है ये दोनों भी एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही है। तो इसका मतलब, और इनफाइनाइट पे अगर होंगे तो अगर दो चार्जेस को मैं एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेट कर दूं, इनफाइनाइट लोकेशन पर पहुंचा दूं, तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में सेम नेचर का लाइक चार्जेस मान रहे हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। तो लाइक चार्जेस मानते हुए इनके बीच में अगर पास होते तो इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स लगता है, लेकिन दूर ले जाने पर वो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होता जाता है, कम होता जाता है। इनफाइनाइट रख देंगे तो ये एक दूसरे पर कोई किसी भी तरह का फोर्स लगाएंगे ही नहीं। अगर नहीं लगाएंगे तो इसको Q1 को थोड़ा सा भी मैं मूव करवा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जब मैंने Q1 को मैं यहां से इसकी इस इनफाइनाइट वाली पोजीशन से मान लीजिए इस पोजीशन पे लेकर के आया, तो यहां पर जब मैं लेकर के आया किसी पॉइंट A तक Q1 को फ्रॉम इनफाइनाइट टू ये, तो इस यहां पर जो होने वाला वर्क डन होता, whatever work done would have been at place A, then I have given the name W1. तो आप मुझे बताएं कि Q1 को A तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। गिव मी द आंसर ऑफ दैट। भाई जीरो होगा ना यार, जब मैंने कहा यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज नहीं है, शुरू के अंदर हम यहाँ पे एक प्लस क्यू मानते थे और इनफाइनाइट पे एक प्लस चार्ज प्लस क्यू मानते थे। तो जब प्लस को इधर इसके पास में कहीं पे भी लेकर के आए तो ये इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था, और इसके अंदर जैसे ये पहुंचता ये वाला इस पर फोर्स लगाता था इधर की तरफ अवे, और फिर हम इसको जबरदस्ती इधर लेकर के आते थे एक्सटर्नल फोर्स लगा के। तो एक्सटर्नल फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा था क्योंकि सोर्स चार्ज के कारण इधर एक फोर्स लग रहा था। लेकिन अगर ये सोर्स चार्ज ही नहीं हो तो इस पर फोर्स लगाएगा कौन? तो जब कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा तो Q1 को A पॉइंट तक लाने में नेट वर्क डन क्या होगा? जीरो। There is no work will be done to move the charge from infinite to point A, since there is no charge existing or no external charges existing anywhere in the surrounding except Q1. So nobody is going to apply any type of force on Q1. Now अब हुआ क्या? तो इसका मतलब मैंने बोल दिया W1 हो गया जीरो। अब मैंने क्या किया, इस Q2 को मैं मान लीजिए किसी पॉइंट पर लेकर के आने वाला हूं B तक, ठीक है। अब जल्दी से बताइए, दिस वर्क डन विल बी जीरो और नॉट? कितने जने बोल रहे हैं जीरो होगा? देखिए भाई यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी इस चीज को समझिए कि मान लीजिए ये A पॉइंट होता है, ये B पॉइंट होता, पहले चार्ज यहां रखा होता थोड़ी देर के लिए, उल्टा सोचिए, ये Q1 पे Q1 था, A पॉइंट पे Q2 था, B पॉइंट पे कहीं ना कहीं सराउंडिंग में, इसको भी मैंने इनफाइनाइट पे भेज दिया और इसको भी इनफाइनाइट पे भेज दिया, ठीक है। इनफाइनाइट पर जाकर के जब जिसको इनफाइनाइट बोल रहे हैं यानी कि Q1 और Q2 दोनों भी इतने दूर जा चुके हैं, इतने दूर का मतलब ये ऐसे दूर जा चुके हैं। तो अब लेकिन जब पास में इधर वापस आ रहे होंगे तो सराउंडिंग के अंदर आएंगे ना यार, सराउंडिंग में आएंगे, चाहे यहाँ पे भी आ गए। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। केवल हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जीरो कहाँ मान रहे हैं? सिर्फ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से थोड़ा भी पहले अगर आप कोई सर्टेन डिस्टेंस बोल देंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, भले ही वो मिनिमम हो लेकिन मौजूद है, फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनफाइनाइट से Q2 को मैंने निकाल दिया तो वो तुरंत किसकी फील्ड के अंदर आ जाएगा? Q1 की फील्ड के अंदर। Q1 केवल इधर ही तो दे रहा है, पूरे सराउंडिंग में चारों तरफ दे रहा है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही Q2 को हम इनफाइनाइट से बाहर निकालेंगे ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा? Q1 के अंदर। Q1, और हमने ये लाइक चार्ज मान रखे हैं पहले, ये मैंने बता दिया है। तो जैसे ये Q2 इधर आना स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट से बाहर निकला, वो किसकी रेंज के अंदर आ गया? Q1 की रेंज के अंदर आ गया। तो Q1 की रेंज के अंदर आ गया तो हमें इस Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लग रहा होता, लेकिन लाना हम इधर चाह रहे, तो उसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना है इस डायरेक्शन के अंदर। तो फोर्स तो लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट लग रहा है। और अगेंस्ट में जब भी वर्क डन किया जाता है, इस फोर्स रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन किया जाएगा, दैट विल नॉट बी जीरो, सम वर्क वुड बी डन। कितना होगा?
वो होगा Q चार्ज को Q2 को इनफाइनाइट से B पॉइंट पर मूव करवाने में जो वर्क डन होता है वो होता है B पॉइंट पर। अगर पहले से ही एक्सटर्नल पोटेंशियल ये V किसके कारण होता है, जो एक्सटर्नल चार्ज कौन है, या Q1। तो यानी कि B पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB, ये क्या होना चाहिए, V1 किसका है, ये Q1 का। Q1 ने, अगर कहीं पे भी बोलूंगा, अगर ये Q1 A पॉइंट पर है तो इस जगह पर किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछूं तो उसको VP लिखेंगे। VP किसके कारण है, 1 के कारण, तो इसको V1 बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब सोर्स चार्ज रख दिया तो कहीं पे भी हो, ये अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है किसके थ्रू, V1 के थ्रू। तो B पॉइंट पर VB जो है वो क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ Q1 एट अ डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस, जो भी आप मानना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ये B को हम B पर Q2 ला रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया R12। तो ये V1 को कितने डिस्टेंस के बीच में है, R12 डिस्टेंस पे। तो V1 कितना होना चाहिए, V1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R12। तो यहाँ पर R12 K Q1 अपॉन R12 यानी कि V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अब अगर पूछा जाए, ऑलरेडी किसी पॉइंट पर V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उस रेस्पेक्टिव पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं, तो वर्क डन जो करना पड़ेगा वो क्या होता है, V2 की V की डेफिनेशन होती है V1 इज इक्वल टू जो भी वर्क डन हुआ अपॉन टोटल चार्ज, और यहां से ही हमें वर्क डन की डेफिनेशन मिलती है जिस चार्ज को मूव किया जाता है वो। तो अब वर्डिंग में डेफिनेशन याद रखो, चार्ज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी, या सिंपली चार्ज मूव, ऐसे भी याद रख सकते हो, इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एग्जिस्टिंग है ना, एग्जिस्टिंग या एक्सटर्नल लिख सकते हो आप, एक्सटर्नल और एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो क्या बन गई यहां से, W2 इज इक्वल टू V1 इन Q2 इंटू V1। Q2 क्या है, चार्ज जिसको मूव किया गया, V1 क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उस पॉइंट पर। तो यहाँ वर्क डन कितना करना पड़ा, W2। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं इस दोनों चार्ज सिस्टम के कारण नेट वर्क डन कितना आया, तो इसको क्या लिखेंगे, W1 प्लस W2। W1 तो है 0 और W2 कितना है हमारे पास, Q2 इंटू V1। V1 की वैल्यू कितनी है, K Q1 अपॉन R12। तो यहाँ पर मेरे पास नेट वर्क डन कितना आ गया, Q2 इंटू K Q1 अपॉन R12। थोड़ा तमीज से जमा दें तो इसको क्या लिख देंगे, K Q1 Q2 अपॉन R12। This amount of work done will get stored in the form of its potential, electric potential energy, EPE या UE. So hence by two charge system the net electric potential energy is given by K Q1 Q2 upon R12. This is the total electric potential energy due to two charge system. Abhi, how many of you understood?